वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए जीके का पार्ट 15। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पार्ट 15 है, इससे पहले हम पार्ट 14 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और गाइस, बहुत जल्दी आपको उसकी करंट अफेयर्स का भी पार्ट मिल जाएगा। चलो, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोटिवेशन कोट। सबसे पहले मॉर्निंग में करेंगे शुरुआत इससे। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। मैं तो मानता हूँ कोई भी कार्य मतलब ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा जूमिंग कम करते हैं। अब ठीक है। मॉक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से, रॉकेट की चाल से, रेल की गति से या टैंक की गति से? तो मॉक संख्या या फिर इसे बोला जाता है मैक संख्या, दोनों ही बोल दिया जाता है। मैक संख्या या मॉक संख्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुयान की गति से। मैक संख्या जो होती है वो हवा की गति से कंपेयर कराने के लिए की जाती है। इसका जैसे कि किसी फाइटर की मान लीजिए गति 2210 है ऐसी नॉर्मली, और किसी की हवा की गति 2000 है, तो इसमें जो कंपेयर होता है उसी को मैक संख्या या मॉक संख्या बोला जाता है। ठीक है। और फाइटर वगैरह की गति इससे कंपेयर कराई जाती है। आपकी रॉकेट की चाल या रेल की गति या टैंक की गति नहीं कराई जाती। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़नी, मेगस्थनीज, कालिदास या कौटिल्य? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। जितने भी आप बहुत सारे इनके क्वेट हैं, थॉट हैं, जो भी वो देखते होंगे, वो सब ज़्यादातर 90% इनके इसी अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। जो यूट्यूब वगैरह में इनके थॉट आते हैं वो सब इसी से हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जातक कथा का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक धर्म से या ब्राह्मण धर्म से? तो जातक कथा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आर वेंकटरमण, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ या मेघनाथ देसाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है, इसका पूरा जो है गुलाम अली हैं एक गज़ल गायक, उन्होंने इसके बारे में पूरी बताया। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे विंग्स ऑफ फायर, तो पूरा मतलब वो अपने ऊपर कहानी की पूरी बताई है कि कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे ये स्ट्रगल करते हैं। बहुत स्ट्रगल दिखाया है इसमें। पूरी एक ऑडियोबल कहानी, पूरी बुक है यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च कब शुरू किया? 12 मार्च 1930, 16 मार्च 1929, 18 मार्च 1931 या 22 मार्च 1932? तो गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू किया था? साबरमती, गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 सेवकों के साथ गांधी जी जो थे नमक का कानून तोड़ने गए थे। और कब पहुँचे थे ये गांधी जी?
तो आपका 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने पहुंचकर 78 स्वयंसेवकों ने नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ दिया। फिर उसके बाद आपका 5 अप्रैल 1931 को एक गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें क्या होता है, फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है तो गांधी जी जो होते हैं ये मूवमेंट वापस ले लेते हैं। अरे मैंने पूरी कहानी बता दी लेकिन पूरा वो नहीं बताया। देखो गांधी जी अपने दांडी मार्च कब शुरू करते हैं, 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच जाते हैं आपके कहाँ पर, दांडी पहुँचकर नमक के कानून को तोड़ देते हैं। और किस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, किस आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद 6 अप्रैल 1931 को एक गांधी इरविन समझौता होता है गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच। तो इसमें क्या होता है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अष्टध्यायी के लेखक कौन है, कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि या जयदेव। तो अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाणिनि अष्टध्यायी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रास तनूरा रेल तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है, ईरान, इराक, सऊदी अरब या नाइजीरिया। तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 8, वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय, मधुबाला या माधुरी दीक्षित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मधुबाला। मधुबाला कौन थी, ये आपकी 1960 में आई फिल्म मुगले आजम की हीरोइन थी। ठीक है, इनका बहुत कम उम्र में डेथ हो गई, लगभग 36 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मूर्ति बनी हुई है, किसने बनाई थी, मैडम तुषाद ने, मैडम तुषाद के द्वारा इनकी मूर्ति बनाई गई मधुबाला की। क्वेश्चन नंबर 9, कामसूत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, कालिदास या विशाख दत्त। तो ऑप्शन बी, वात्स्यायन, जो कि कामसूत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। तो जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो ऑप्शन डी, अकबर ने। अकबर के बारे में उस दिन सारा बताया था। अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, बाणभट्ट, जयदेव या कालिदास। तो ऑप्शन ए, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की गई, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना किस भाग में की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। जो आपके डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसी के अंतर्गत राज्य के कल्याणकारी भाग आता है। इसमें क्या होता है, राज्य के कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट में, इसमें राज्य जो है वो लोगों को सही से, मतलब उन्हें
अच्छा रोजगार और सुरक्षित प्रोटेक्टिव और बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेगा, अच्छा बनाने की कोशिश करेगा जहाँ के वहाँ के नागरिकों को। ठीक है, ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। भाग 4, और भाग 4 में क्या है, आर्टिकल के अनुसार आता है आपका 36 से लेकर 51 आर्टिकल आता है। और लोक कल्याणकारी राज्य पूछ लिया जाए तो ये आपका डायरेक्ट भी आ जाता है। अब धारा किस किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में। ठीक है, याद रखना लोक कल्याणकारी राज्य का जो अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आपका 39, और भाग पूछा था तो भाग 4। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजशेखर? गाइज एक चीज़ आपने नोट की, मैं कोई भी चीज़ होता है मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें समझाऊँ। अब मैं चाहता आपको राज कल्याणकारी बता देता, लेकिन राज कल्याणकारी लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने वेलफेयर स्टेट बताया। इससे क्या है, राज्य जो है वो हर संभव कोशिश करेगा अपने नागरिक अपने वहाँ के राज्य के लोगों को अच्छा मतलब रोजगार दिलाने का, वहाँ की सुरक्षा प्रदान करने का। समझ रहे? तो इस भाषा में हमें आसानी से समझ आ गया। अब मैं उसी पॉलिटी की भाषा में समझाऊँ तो मुश्किल हो जाता है फिर। तो भारत भारती के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, जो कि भारत भारती के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? तो कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 12 वर्ष। कभी कभी पूछ लिया जाता है अर्ध कुंभ पूछ लिया जाता है, तो वो आपका कितने वर्षों पर आयोजित होता है? 6 वर्षों पे, हर 6 वर्ष के अंतराल पर। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कुंभ मेला आपका लगता कहाँ का है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले लगता है आपका हरिद्वार, उज्जैन, फिर आपका नासिक, एक जगह और लगता है आपका, कहाँ लगता है जल्दी से बताओ? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ठीक है, ये 4 जगह लगता है आपका। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में से क्वेश्चन आ जाता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर लगता है। प्रयाग जो है वो आपका गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ये बसा हुआ है प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जयदेव, राजशेखर, चंद्रबरदाई या विष्णु शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सोल्डर टाका किसका मिश्रण है? तांबा एवं टिन, सीसा एवं तांबा, कांस्य एवं तांबा, टिन एवं सीसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टिन एवं सीसा, लेड एवं एसएन। ठीक है, 50-50% में होता है इसका मिश्रण। कितना कितना होता है? 50-50% में इसका मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, मुंशी प्रेमचंद या अरविंद घोष? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती, जो कि आपका सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। इन्होंने 1875 में
आर्य समाज की भी स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसकी की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 18, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या पेरियार? तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी, पेरियार नदी पर। कहाँ पर है ये? आपका केरल। केरल की बात आ गई। केरल के सीएम कौन है आपके? पिनराई विजयन। क्या नाम है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट थी जो मतलब कोविड-19 से रिलेटेड, तो सबसे बढ़िया जो आपका काम किया है वो आपका केरल ने किया है। मतलब कोविड-19 को लेके सबसे बढ़िया काम केरल ने किया है। और सबसे मतलब जो कहते नहीं कि अच्छा काम नहीं किया, वो आपका महाराष्ट्र सरकार ने किया है। सबसे बढ़िया केरल ने और सबसे बेकार महाराष्ट्र ने। ये क्वेश्चन आ सकता है करंट में, कभी ना कभी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या 18 कैरेट? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शन सी, इजी क्वेश्चन है, 24 कैरेट का। जो आपको आभूषण वगैरह मिलते हैं वो आपको 18 कैरेट से 20 कैरेट के मिलते हैं। ज़्यादातर 18 कैरेट का होता है और इससे कम में भी होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा सोना कम में मिल जाता है, वो इसी वजह से मिल जाता है क्योंकि कैरेट कम का होता है। हालांकि अगर 24 कैरेट का बनेगा तो फिर आभूषण बनना मुश्किल है, कुछ भी बन नहीं सकता 24 कैरेट में। क्वेश्चन नंबर 20, अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? किसमें? संतरा, लीची, केला या आम? तो अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? तो ऑप्शन डी, आम की। पिछले साल 2019 में इसे जीआई टैग मिला था। ठीक है, और ये कहाँ की प्रजाति है आपकी? महाराष्ट्र की। करंट में पता होगा बच्चों को, लास्ट ईयर इसे जीआई टैग भी मिला था और ये महाराष्ट्र की प्रजाति है अल्फांसो आम। क्वेश्चन नंबर 21, एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से, राजनीति से, संगीत से या पर्यावरण से? ये राजनीति है। ठीक है, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सी, संगीत से। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? बनवाली, लोथल, कालीबंगा या रोपड़? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है जहाँ से पतन हुआ? तो ऑप्शन बी, लोथल से। या लोथल का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने। है कहाँ पर ये? आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? कोयला, लोहा, तांबा या सोना? तो खेतड़ी खान ये प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा राजस्थान की। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, तांबे के लिए। ठीक है, खेतड़ी खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिका के लेखक कौन है? इब्न बतूता, मार्को पोलो, मेगस्थनीज या अरस्तू? तो इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूलस का राजदूत था जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 25, एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है।
एंडोस्कोपी होता क्या है? ये आपका शरीर के अंदर जाकर इसके बारे में पता लगाना एंडोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जाकर छोटे छोटे चीज़ों को पता लगाना उसे एंडोस्कोपी बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 26, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होती है? तो किसके कारण होती है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो जो थकावट होती है वो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसमें से जिम करने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा जो लोग भी गए होंगे तो पहले दिन जाते होंगे तो उनके दर्द होने लगता है, मतलब बाजू में, चेस्ट में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, उसी की वजह से थकान हो जाती है और दर्द सा महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, पेरियार, कृष्णा या कावेरी? तो ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? उच्च क्वथनांक, निम्न क्वथनांक, अधिक तापमान या निम्न तापमान? अब तो ये सारे क्वेश्चन गाइस इजी लगते होंगे कि अब तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक का दो क्वेश्चन छोड़ के टफ आ जाता, वो नहीं होता होगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बनते होंगे ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च क्वथनांक। हाई बॉइलिंग पॉइंट के कारण प्रेशर कुकर में क्या होता है? खाना जल्दी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ऑप्शन सी, विटामिन सी की वजह से। इसे क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये जो विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, ये तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया था कि मसूड़े से खून आना या मसूड़े फूलना, वो स्कर्वी रोग बोला जाता है। बाकी इसके अलावा आपने देखा होगा आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो आपका किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से भी होता है। और दूसरा एक और होता है आपका सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों का कम खाना, उसकी वजह से भी होता है। तो हम इसकी वजह से फिर हम दही वगैरह ज़्यादा खाएं, जिसमें दही में कौन सा एसिड होता है? आपका लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। दही में होता है लैक्टिक एसिड बेसिलस। तो हमें खट्टी चीज़ें खाने से फिर हमारे मुंह में छाले वगैरह चले जाते हैं। अगर जो लोग दही वगैरह नहीं खा पाए थे तो एक, अगर जिसके भी मुंह में छाले हो, मैं बता देता हूँ, गोल एक कैप्सूल आता है आपका रेनी फॉल करके, रेनी फॉल ले लेना। वो आपका दही का ही मिश्रण होता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है इसमें। ये मुझे इस वजह से पता है, किसी के हो गया था तो मैंने देखा था, तो मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, चाणक्य, जयदेव या राजशेखर? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अभी जो मैंने ऊपर बताया था, जैसे कि मुंह में बहुत सारे छाले हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, छिल जाता है मुंह, क्या, कौन सा कैप्सूल बताया था मैंने? रेनी फॉल, याद रखना। आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं, 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? टमाटर, अंगूर, गाजर या सेब? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी, गाजर, जो कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? रतौंधी, अधिक नींद आना, या फिर रात में जो चलने की बीमारी होती है, वो भी इसी विटामिन की कमी से। जो आपने देखा होगा रात में जो उठ के चलते हैं, वो इसी बीमारी की, इसी विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जो हमारे यकृत में क्या रहता है? संचित रहता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ये निकलता है, मतलब यूज़ होता है इसका अपने ही आप, सोता ही।
क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में। और पंजाबी लिखी जाती है वो आपका गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, वंदे मातरम के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या नारायण पंडित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना ये कब, पहली बार कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गाइज मैं क्यों बताता हूँ आपको ये हर बार, मुझे पता है आपको, मैं ये 10वीं बार कम से कम अब तक, अगर 15 पार्ट बन चुके तो उसमें कम से कम 5-6 बार तो ये रिपीट हो ही गया होगा क्वेश्चन। लेकिन मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताता हूँ कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बताएंगे तो याद तो होगा ही होगा। मेन मकसद याद का है, बताने को तो मैं बहुत सारा बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस आपको याद हो जाए। जब थोड़ी सी चीज़ें याद होंगी तो मैं और अच्छा बताऊँगा, फिर जब वो याद होगा तो मैं और बताऊँगा इसके बारे में। ये आपका किस में लिखा गया था वंदे मातरम? सबसे पहले इसका आनंद मठ में बताया था, आनंद मठ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन था? लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड बेलेजली? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था और इधर से कौन था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र, जो कि उसे धोखा दे देता है, तो इस वजह से इनकी सिराजुद्दौला की हार होती है। फिर अंग्रेज पूरे भारत पर आक्रमण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, माई टूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आर वेंकट रमन? तो माई टूथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी माई टूथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 36, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। देखो दो चीज़ें याद रखना, माई टूथ जो है वो किसकी है? माई टूथ, माई ट्रूथ, माई ट्रूथ है आपकी इंदिरा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आपकी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने एक आपकी हरिजन पत्रिका निकाली थी। हरिजन पत्रिका कहाँ पर निकाली थी महात्मा गांधी ने? आपका अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 37, पीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से, मुर्गी पालन से, खाद्य तेल उत्पादन से या अंगूर उत्पादन से? अब ये क्वेश्चन था ऊपर वाला, तो गांधी जी के बारे में जान लेते हैं ऐसी शॉर्टेज में। अब याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। गांधी जी को पहली बार कब बुलाया गया? गांधी जी पहली बार आए थे 1915 में। और किसके कहने पर आए थे? आपके बिहार के किसान शुक्ला, रामकृष्ण शुक्ला के कहने पर भारत आए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, खाद्य तेल उत्पादन से। मत्स्य पालन आपका मछली पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफर या फिर शाहजहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर सेकेंड।
जब आपका 1857 का विद्रोह होता है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? द बहादुर शाह जफर सेकेंड ने। हालांकि ये काफ़ी बूढ़े थे, लेकिन इनके पीछे थे वक्त खां। कभी कभी आ जाता है कि मतलब दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका वक्त खां, और जो मेन थे वो आपके बहादुर शाह जफर सेकेंड थे। क्वेश्चन नंबर 39, अकबरनामा के लेखक कौन है? और इसे क्या बोला जाता है? एक आईने अकबरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आईने अकबरी। कल ही बताया था ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अबुल फजल। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, नीलगिरी पहाड़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, अन्नामलाई, महेंद्रगिरी या दोदा बेटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन डी, दोदा बेटा, जो कि आपके नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गाइस मैं एक दिन मैं ये सोच रहा, मैं आपको इस तरीके से, जैसे कि मैप वगैरह है, तो मैं इसमें मैप ऐड करके आपको नीलगिरी पर्वत पहाड़ी है तो मैं उसे मैप से बताया करूँगा। इससे आपको चीज़ें ईजिली याद होंगी। फिर कैसा रहेगा? एकदम बढ़िया। आपको नदी वगैरह आया करेंगी तो मैं नदियों के बारे में भी बता दूंगा। इससे आपको, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है ज्योग्राफी में कि नदी कौन कहाँ से निकलती है मैप के थ्रू, तो उन्हें आराम से पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ 2-3 क्वेश्चन और होंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, अशोक या हुमायूं? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी, अशोक ने। ठीक है, और कहाँ पर है ये? आपका एमपी में, सांची जिले में। और इसमें क्या होता था? आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें शिक्षा दी जाती थी। 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इसकी क्या ईसा पूर्व में अशोक की क्या होता है? कालिंज वो होता है, एक युद्ध होता है, कौन सा? कालिंजर वाला कौन सा? कालिंजर अभियान नहीं, कलिंग आक्रमण होता है। कलिंग पर आक्रमण करता है कौन? अशोक। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है। इसके बाद उसे रक्त नीति को छोड़ के कौन सी नीति अपनाते हैं अशोक? तो आपकी धम्म नीति को, धम्म नीति का पालन करते हैं। ठीक है, और इसका जिक्र किस में दिया हुआ है? आपका 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में ये बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, या फिर आयन मंडल, या फिर बाह्य मंडल? तो ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीसोस्फीयर, और फिर एक्सोस्फीयर। एग्जिट होता है, बाहर मंडल होता है। आयन मंडल आपका किस में पाया जाता है? तो आपका समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में आयन मंडल पाया जाता है। वो आयन मंडल में नहीं, मध्य मंडल से ऊपर पाया जाता है आयन मंडल। ओजोन मंडल जो होता है वो आपका पाया जाता है किसमें? ओजोन मंडल आपका समताप मंडल में पाया जाता है। चलो एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद होता है समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है आयन मंडल, फिर उसके बाद आता है आपका बाह्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाई जाती है, जो कि आपका रेडियो तरंगे वगैरह यहीं से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 21 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931, या फिर 21 अप्रैल 1921, या 22 मार्च 1931? तो भगत सिंह और इनके साथ एक और दो लोग और थे, सुखदेव और राजगुरु।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई। ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 44, अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नारायण पंडित, खुशवंत सिंह, भीष्म साहनी या नीदर सिंह चौधरी? तो आ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी नीदर सिंह चौधरी, जो कि आपका आ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 45, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, हरारे, बेरूत या माले? अरे एक क्वेश्चन और बचा है गाइस बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुशांबे। ये कहाँ पर आपका मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में। चलो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शिवाजी, शाहजहां, शेरशाह सूरी या फिर अकबर? तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। इसका शासन कब से कब तक चला? 1540 से लेकर 1545 तक इसका शासन चला था। और इसने कहाँ से, जीटी रोड कहाँ से जाता था आपका? सोनार से और पेशावर तक जाता था। सोनार आपका कहाँ? कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान तक जाता था जीटी रोड, जो जिसे सड़क आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन है, नहीं हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद आफ्टर वीडियो के बाद अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बता रहा है सारे लोग कि सर अब इतने क्वेश्चन हो रहे। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आपके 40 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 46 में से 40 क्वेश्चन, अगर जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो समझ लो 40 क्वेश्चन ईजिली कर जाएगा इसमें। यकीन मानिए अभी आपने बहुत कम 1000 क्वेश्चन किए हैं। अभी आपकी प्रिपरेशन ऐसी है, जिस दिन 10,000 क्वेश्चन कर लोगे ना, उस दिन आप कहोगे कि हाँ वाकई आपका लेवल हुआ है। आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे तो आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे। यही चीज़ आपको करनी है। जब तक आपका कंपटीशन है तब तक ये चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि आप देखा होगा कोई भी जॉब करता है बंदा, तो अगर वो एक दिन भी जॉब में ढील करता है तो उसके रुपए नहीं मिलते। ठीक उसी तरह अगर आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो तो आप समझ लो बहुत कुछ खो देते हो। एक दिन की पढ़ाई आपकी 8 दिन को ले डूबती है। एक दिन की पढ़ाई कितनी? 8 दिन आप पीछे जाते हो। आपका 8 दिन जो होता है वो मन नहीं लगता है। इसी वजह से जब तक आपकी जॉब न लगे तब तक आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, वो भी कंटिन्यू। जिस दिन आपकी ये अंदर ये हैबिट आ गई तो आप दूसरों से काफ़ी अलग हो गए। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके बाय।